प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1 से 4 तक समझाई थी। इसके बाद प्रश्नावली 5 जो है समांतर श्रेणी, इसमें से आपसे एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन यही टॉपिक जो है वो आपके रोड सेफ्टी में भी है, सड़क सुरक्षा में भी। तो इसके सूत्र जो है वो आपको विशेष याद रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सार्वंतर होता है, इसमें सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए। इस तरह से आपको सार्वंतर निकालना है। जैसे मान लो एक एपी है 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ए का मान क्या हो जाएगा 6, डी का मान क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 6 बराबर 2। आपको मान लीजिए पूछा जाए इसका 10वां पद ज्ञात करो, तो A10 बराबर A प्लस 9D, यानी A और D को तो जोड़ना ही जोड़ना है, A और D को तो जोड़ना ही जोड़ना है। उससे पहले आप मान लो 7वां पद निकालना है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, 5वां निकालना है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी का nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो योगफल के 2 सूत्र है। यदि आपको पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दे रखा है, पदों की संख्या n दी हुई है, तो आप सूत्र लगाओगे Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है और अंतिम पद दिया हुआ है, तो आपको सूत्र लगाना है n बटा 2 a प्लस l। इसके बाद जो है आपकी छठी जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, 6, 7 और 8 तीनों प्रश्नावली किस पर आधारित, किसकी है, त्रिकोणमिति की है। और त्रिकोणमिति जो है वो आपके 11 नंबर की आएगी। इसमें से 2 सवाल जो है वो 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और एक सवाल 6 नंबर का पूछा जाएगा और एक सवाल जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। तो यहां से अब फिक्स है, 6 नंबर का जो सवाल है आपका वो 7.1 में से पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों में से। और 3 नंबर का सवाल जो है वो आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी 8वां जो चैप्टर है उसमें से आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न। और 1-1 नंबर के प्रश्न जो है ये आपसे छठी प्रश्नावली में से भी पूछा जा सकता है, 7.2 में से भी पूछा जा सकता है और आपसे 8वीं प्रश्नावली में से भी पूछा जा सकता है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है आपके, एक तो मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये अधिकतर आपके 8वीं प्रश्नावली में काम आएगा। ए बी से ये समकोण है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये हमने थीटा मान लिया और ये लंब हो जाएगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अगले जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो इनके उल्टे होते हैं। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। आपके जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहली सर्व समीकरण है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सर्व समीकरण आपके प्रश्नावली 7 में काम आएंगी। और इसके बाद जो सूत्र है 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा
सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा को हम किस में बदल लेंगे, साइन थीटा, और कोस थीटा के पदों में बदल लेंगे। कोट इसका उल्टा होता है, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। यानी आपको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जब आप करोगे तो विशेष बात यह ध्यान रखनी है, यदि किसी सवाल में एक से अधिक त्रिकोणमिति अनुपात है तो आप क्या करोगे, उन त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन और कोस में चेंज करके LHS से RHS ला सकते हो। इसके बाद जो है इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित 6 सूत्र है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे सूत्र जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद आपके है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा 6 नंबर का। अब एक 6 नंबर का सवाल जो पूछा जाएगा उसमें आपसे एक ही सवाल के अंतर्गत, मान लो आपका सवाल आ गया 27वां सवाल। कौन सा सवाल, 27वां। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल जो आएगा 27 नहीं 28वां सवाल आएगा आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है और आपसे इसी के अंतर्गत 2 सवाल पूछे जा सकते हैं 3-3 नंबर के। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपको मैंने बता रखा है प्रश्नावली 9.1 में दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या है, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसमें कई सवाल है आपके, जैसे सिद्ध कीजिए दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन यहां निर्देशांक दिए हुए हैं तो आपको यह ध्यान रखना है किन्हीं भी 2 दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर है। तो दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपसे पूछ लिया जाए दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। वर्ग की परिभाषा है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर आपसे आयत पूछ लिया जाए तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पिछले वर्ष जो पूछा गया है दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष नहीं बल्कि समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो वहां आपको चारों भुजाएं बराबर निकालनी है और दोनों विकर्ण भी निकालने हैं। और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो है वो समान नहीं होते। तो इस तरह से आपको ये परिभाषाएं जो है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो दूसरा सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो है, विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक अंत्य विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो अंत्य विभाजन का जो सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर बाह्य विभाजन के निर्देशांक को ज्ञात करवा रहा है तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद है इसमें मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र के मान निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 9 में निर्देशांक ज्यामिति में जो है वो ये सूत्र याद रखने हैं। प्रश्नावली 9.2 के जो सवाल है 10, 11, 12 ये तीनों ही सवाल जो है महत्वपूर्ण है, इनको आप करके देख लेना।
इसके बाद जो है आपका पोर्शन आता है ज्योमेट्री पोर्शन, प्रश्नावली 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 प्रश्नावली है। और ज्योमेट्री पोर्शन जो है आपके ये एग्जाम में 20 नंबर का आता है। प्रश्नावली 10 बिंदुपथ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिंदुपथ होता क्या है। तो बिंदुपथ क्या होता है, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत, कुछ शर्तों के अंतर्गत, कुछ शर्तों के अंतर्गत, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत वह ज्यामितीय आकृति जो दिए गए सभी प्रतिबंधों का क्या करती हो, पालन करती हो, जो दिए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करती हो, उस बिंदु का बिंदुपथ कहलाती है। यानी किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत वह ज्यामिति, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत वह आकृति बिंदुपथ कहलाती है जो दिए गए सभी प्रतिबंधों का क्या करती हो, पालन करती हो। ऐसी आकृति जो सभी शर्तों का क्या करे, पालन करे। मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर यह बिंदु है, तो इससे क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। इस बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। तो इसके बाद मान लो ये रेखा है, इससे समान दूरी पर हमने कुछ बिंदु लिए, इसी तरह हमने इधर समान दूरी पर बिंदु लिए, तो इन बिंदुओं से जो रेखा खींचेगी वो इन रेखा के समांतर रेखा होगी। तो किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उस रेखा के समांतर रेखा होती है। इसके बाद इसमें जो प्रमेय है, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। आपको इसमें से छोटे छोटे प्रश्न जो है वो विशेष ध्यान रखना है। आपको इसकी जो विविध प्रश्नमाला है उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। उसमें जो सवाल है आपसे ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर, तीन असमरेखी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। तो तीन असमरेखी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। इस संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस संगामी बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, ये प्रमेय है, ये आपसे सिद्ध करवा जा सकती है 3 नंबर में। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो संगामी का मतलब है यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे तो उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं, और वो तीनों रेखाएं जो है वो संगामी रेखाएं कहलाती है। तो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इस संगामी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इस संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, इस संगामी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इस संगामी बिंदु को अंतःकेंद्र कहा जा सकता है, कहा जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, ये प्रमेय भी महत्वपूर्ण है, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु जो है वो केंद्रक कहलाता है। तो आपसे प्रमेय पूछी जा सकती है, त्रिभुज के माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, और ये संगामी बिंदु
प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको उत्तर लिखना है 2:1। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ लिखिए परिकेंद्र। अब परिकेंद्र 3 स्थिति में जो बिंदुपथ आ रहा है वो परिकेंद्र आ रहा है। कौन कौन सी स्थितियों में? 3 असमरेखी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। त्रिभुज के लंब समद्वि भाजकों का संगामी बिंदु परिकेंद्र होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। और त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है अंत्यकेंद्र। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है प्रश्नावली 10 में। इसके बाद प्रश्नावली 11। प्रश्नावली 11 जो है वो समरूपता है। इसमें से आपसे एक सवाल 3 नंबर का पूछा जाएगा और एक सवाल जो है वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो 6 नंबर में आपसे प्रमेय पूछे जा सकती है। तो प्रमेय जो इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय सबसे वेरी मोस्ट प्रमेय है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय, इस प्रमेय को आप अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद इसमें जो 2 प्रमेय और है मोस्ट, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आपसे प्रमेय भी करवाई जा सकती है और इससे संबंधित सवाल जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो आपको त्रिभुज की समरूपता के नियम जो है वो याद होने चाहिए। तो त्रिभुज की समरूपता के नियम कितने होते हैं? त्रिभुज की समरूपता के 3 नियम है। पहला नियम जो है ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम। यदि 2 त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है, यदि 2 त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा नियम जो है एस, यदि 2 त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद तीसरा नियम जो है एस, 2 भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए और उनके बीच का कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। नियम जो लग जाएगा एस नियम लग जाएगा। इसका एक उपनियम होता है ए नियम। ये अधिकतर सवालों में ये नियम लगाया जाता है। यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। आपसे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। वो क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रमेय है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपसे एग्जाम में दे दिया जाए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:81 है या 16:81 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 16 भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात जो है प्रमेय देखिए आप, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका वर्गमूल निकाल लेंगे 4:9। तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 4:9। और यदि भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है तो आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हम इसका वर्ग कर देंगे 16:81। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ अनुपात दिया हुआ 16:81, तो ये आ जाएगा 4:9। इसके बाद जो प्रश्नावली है आपके 12, इसमें से भी आपसे 6 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा और एक सवाल 3 नंबर का। लेकिन 11वीं प्रश्नावली में से भी 6 नंबर का पूछा जाएगा और 12वीं में से भी 6 नंबर का सवाल जो है वो पूछा जाएगा। तो 11वीं में से जो सवाल पूछा जाएगा उसी के अथवा में आपको सवाल 12वीं में से मिलेगा।
या तो आप 11वीं प्रश्नावली को अच्छे तरीके से कर लीजिए या 12वीं प्रश्नावली को अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो 12वीं प्रश्नावली में एक व्रत की जो प्रमेय है वो आपको एक बार मैं बता रहा हूं। हाँ तो बच्चों 12वीं प्रश्नावली में व्रत से संबंधित है। तो व्रत की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये प्रमेय आपको विशेषकर सवाल करने में मदद करेगी। व्रत की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, इसका विलोम जो है वो भी सत्य है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रमेय है इसमें, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो ये आपके व्रत का केंद्र है, ये इस पे लंब डाल दिया, ये जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित कर देगा। इसके बाद इसमें इसका विलोम जो है वो भी सत्य है कि किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा पर लंब होती है। व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, प्रमेय 12.8, एक चाप द्वारा, व्रत के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस प्रमेय को आप अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद इसमें जो टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको कोई सवाल दे देगा है चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 105 डिग्री है, दूसरा कोण ज्ञात करो, क्या करोगे, 180 में से 105 जो है वो माइनस कर दोगे। तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 75 डिग्री बचेंगे। इस तरह से आपको दूसरा सम्मुख कोण ज्ञात करना है। इसके बाद 13वीं जो प्रश्नावली है, व्रत एवं उसकी स्पर्श रेखाएं। तो व्रत की त्रिज्या, इसमें दो ही प्रमेय हैं। व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी व्रत की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इससे में आपसे पूछा जा सकता है व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से व्रत पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक व्रत की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, एक व्रत की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्रत और स्पर्श रेखा के बीच जो बिंदु होता है, मान लीजिए यह आपका व्रत है और यह स्पर्श रेखा है, यह बिंदु है जो व्रत और स्पर्श रेखा पर है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इसके बाद 14वीं जो प्रश्नावली है वो रचना वाली प्रश्नावली है। तो इसमें आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है, साफ सुथरा चित्र बनाना है, पेंसिल को ज्यादा मोटा नहीं रखना है और रचना जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। इस तरह मत लिखना जैसे निबंध लिखते हैं। तो स्टेप बाय, 1 नंबर सर्वप्रथम हमने ये रेखा खींची, उसके बाद जो काम करते हो 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से पॉइंटों में होनी चाहिए रचना। इसके बाद जो है आपके प्रश्नावली 15 और 16, ये दोनों प्रश्नावली जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर के सवाल आएंगे। 2 सवाल 2-2 नंबर के और 2 सवाल आएंगे 3-3 नंबर के। तो प्रश्नावली 15 है व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो व्रत की परिधि आपके सूत्र याद होने चाहिए, व्रत की परिधि बराबर 2πr, व्रत का क्षेत्रफल बराबर πr², अर्धव्रत का क्षेत्रफल πr² बटा 2। इसके बाद 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई कोष्टक में r1² माइनस r2², r1 बड़े वृत्त की त्रिज्या, r2 छोटे वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई πr थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 डिग्री, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। इसके बाद वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r² बटा 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² बटा 4।
इस तरह से आपको दोनों प्रश्नावलियों में 15 और 16 में सूत्र याद रखने हैं। तो आपके सूत्र जो है वो याद होने चाहिए। प्रश्नावली 16 में आपके घन है, घनाभ है, बेलन है और शंकु और गोला, तो इनके जो सूत्र है वो आपके याद होने चाहिए। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, एल क्या है यहाँ पर त्रियक ऊंचाई, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जो है वो त्रियक ऊंचाई होती है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। इसके बाद गोला, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद प्रश्नावली 17, माध्यक, बहुलक और माध्य। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसी में आपसे माध्यक पूछ लिया जाएगा, उसी में आपसे बहुलक पूछ लिया जाएगा। तो सवाल जो आएगा वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आएगा। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। तो माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसके बाद दूसरा जो सवाल वो दूसरी जो विधि है विचलन विधि, इसके अंतर्गत 2 विधि है, यानी कल्पित माध्य की 2 विधि, एक विचलन और एक पद विचलन। इसमें हम क्या करेंगे, मानों को छोटा कर लेंगे। तो इनका सूत्र हो जाएगा, विचलन विधि का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ और पद विचलन विधि का सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। इसके बाद माध्यक निकालने का जो सूत्र है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। और बहुलक निकालने का जो सूत्र है, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। जैसे मान लो ये बहुलक का सवाल है, आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 23, 23 से 40 इस तरह के दिए हुए 2, 5, 3, 2। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी, 5। तो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 20। और ये f1 का मान, ये f1 का, ये f0 का और नीचे f2 का मान हो जाएगा। इसके बाद है जो प्रायिकता, प्रायिकता में से आपसे 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल 1 नंबर का और एक सवाल जो है वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, एक पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल अंक 6 होता है, कुल संभावित परिणाम 6 हो जाएंगे। 4 से बड़े अंक कौन कौन से, 5 और 6। तो 2 परिणाम हो गए, तो 2/6 यानी 1/3। आपसे ताश की गड्डी के सवाल पूछे जा सकते हैं। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इसके बाद आपसे सिक्के के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 2। एक चित्त भी एक बार आएगा और पट भी एक बार आएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इस तरह के सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मान लो एक थैले में 5 लाल गेंद है और 3 सफेद गेंद है, कुल कितनी गेंदें हो गई, 8 गेंद हो गई। आपसे पूछ लिया गया इस थैले में से एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सफेद गेंद कितनी है, 3 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। सफेद नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो सफेद नहीं है वो लाल होगी, तो लाल कितनी है, 5, तो 5/8। या फिर 1 में से 3/8 को माइनस कर देना।
इसके बाद आपको ये सूत्र याद रखना है, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। किसी भी घटना की प्रायिकता प्लस घटना के होने की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होती और 1 से अधिक नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होती, 1 से अधिक नहीं होती है। तो जैसे आपके जो सवाल है, एक सामान्य वर्ष में यानी अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और 1 दिन बच जाता है। तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 7। सातों वारों में से कोई सा भी वार आ सकता है। अब वार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रविवार पूछ ले चाहे सोमवार पूछ ले। अगर आपके 52 आता है, 52 रविवार पूछ लिया जाए तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 6/7। और अगर आपसे 53 पूछा जाए तो प्रायिकता हो जाएगी 1/7। इसके बाद आपके जो लास्ट प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा, तो सड़क सुरक्षा में से आपसे 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल, 2 सवाल जो है वो 1-1 नंबर के, यानी 9वां और 10वां सवाल। एक सवाल जो पूछा जाएगा वो आपसे 15वां सवाल पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का सवाल होगा। इसमें आपके 4 टॉपिक है, समांतर श्रेणी, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और 2 चरों पर आधारित समस्याएं। तो यहाँ जो छोटे छोटे प्रश्न है आपको वो ध्यान रखने हैं। जैसे पीयूसी का पूरा नाम लिखिए, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। पीयूसी प्रत्येक वाहन के लिए क्यों आवश्यक है? ये एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें प्रदूषण का मानक स्तर जो है वो अंकित होता है, इसलिए पीयूसी जो है प्रत्येक वाहन मालिक के पास होनी चाहिए। अगर प्रत्येक वाहन मालिक के पास प्रदूषण का प्रमाण पत्र यानी पीयूसी का प्रमाण पत्र नहीं है तो उस वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक वाहन मालिक के पास जो है वो पीयूसी होनी चाहिए। इसके बाद है इसमें छोटे प्रश्न, जैसे 19, 20, 21 को लयबद्ध तरीके से गिनने में 1 सेकंड का समय लगता है, यानी लयबद्ध तरीके से 19, 20, 21 इस तरह से। इसके बाद इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। तो रुकने की दूरी के 2 सूत्र है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। इसके बाद एक सूत्र और है, प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौराहे पर जो लाल बत्ती लगी होती है उसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? तो चौराहे पर जो लाल बत्ती लगी होती है उसकी ज्यामितीय आकृति अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको दे दिया जाएगा, प्रतिक्रिया दूरी 9 है, 9 मीटर है और पीछा करने की दूरी जो है वो 4 है। तो रुकने की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो 9 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर के सवाल जो है वो त्रिकोणमिति पर आधारित पूछा जा सकता है। तो वहां आपको जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अधिकतर यही सवाल एग्जाम में आता है। जैसे ये कोई खंबा है, खंबे के ऊपर यहाँ कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से इस बिंदु 13 मीटर दूर देखा जा सकता है। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ये ऊंचाई 12 मीटर है। आपसे पूछ लिया जाए इस कैमरे के द्वारा खंबे से कितनी दूर से यातायात को देखा जा सकता है? तो कैमरा यहाँ लगा हुआ है, कितने मीटर दूर? 13 मीटर दूर। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 होता है, 12 का 144, तो ये 25 बच जाएगा। और BC स्क्वायर और BC भुजा आ जाएगी √25 बराबर 5, तो ये 5 मीटर आ जाएगी। तो इस कैमरे के द्वारा, जो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, इसके द्वारा खंबे से 5 मीटर दूर से यातायात को देखा जा सकता है।
आपसे इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे दर्शनीय पूछा जाए चाहे अदर्शनीय पूछा जाए, मान लीजिए आपसे दर्शनीय पूछ लिया गया तो ये आपका एक सर्कल बन जाएगा और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, और आपको सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि आर का मान ऐसी संख्या हो जिसमें 7 का भाग जा रहा है तो पाई का मान आप रखोगे 22/7, और अगर आर का मान ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है तो पाई का मान आप 3.14 रखोगे। तो पाई का मान जो है यहाँ आपको 3.14 रखना है। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आपसे दर्शनीय पूछा जाए चाहे अदर्शनीय पूछा जाए, आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पाई आर स्क्वायर, और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। कई बार क्या है, एग्जाम में ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं कि ये इसका कर्ण जो है 13 मीटर दूर है, इसकी ये त्रिज्या दे दी 5 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया, अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। मान लो आपको सिर्फ कर्ण दिया हुआ 13 मीटर, ने आपको ऊंचाई दे रखी है, और आपको दे दिया यहां जो वृत्त बन रहा है, जो सर्किल बन रहा है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या मान लो इसकी 5 मीटर आ गई, फिर पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाकर हम इसकी ऊंचाई जो है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है सर।